हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली हुई है। अभी इनके लिए एक स्केड्यूल जारी किया गया था। बेसिकली ये बताया गया था कि भाई पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा, कैसे पूरा आपका रहने वाला है। तो स्टूडेंट देखिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर बात की जाए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव एग्जाम देखने को मिलेगा, फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। बेसिक चीजें शायद आपको पता होगी। अभी देखिए, इस वीडियो का हमारा जो मेन टारगेट रहेगा, इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कि पीजीटी की अभी वैकेंसी निकली हुई थी। एचपीएससी में पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई थी, केमिस्ट्री की भी वैकेंसी थी। केमिस्ट्री का स्क्रीनिंग एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था। उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद आपका सब्जेक्टिव एग्जाम भी हो चुका है। अभी हालांकि सब्जेक्टिव का रिजल्ट नहीं आया है, बट सब्जेक्टिव एग्जाम हो चुका है ना। तो स्टूडेंट, जो दो बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट, पीजीटी वाले स्टूडेंट के ये दोनों ही एग्जाम आपका हो चुके हैं। तो देखिए भाई, जब पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई थी तो मैं पीजीटी की प्रिपरेशन करवाता हूँ, खुद भी मैं एक एस्पेरेंट था यहाँ पे पीजीटी की वैकेंसी में। तो भाई, जब पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई थी तो पहले क्या हुआ, स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ। जैसे ही स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ, लगभग 3800 बच्चे थे शायद, उनमें से 1008 बच्चों का सिलेक्शन वहां पे हुआ था। ये पोस्ट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आपका 100 है ना, तो उसका क्या 4 टाइम्स क्वालिफाई करवाए जाएंगे आपका स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए, मतलब सॉरी सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। अगर टोटल आपके पास 100 वैकेंसी है तो 4 गुना बच्चे आपका क्वालिफाई होंगे सब्जेक्टिव के लिए। फिर 400, मतलब फॉर एग्जांपल 400 बच्चों का सिलेक्शन किया गया कि वो सब्जेक्टिव एग्जाम में बैठेंगे। अब इन 400 में से 200 बच्चों का सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए, यानी कि 2 टाइम्स वैकेंसी का 2 टाइम्स इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो देखिए भाई, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि पीजीटी बच्चों ने जो मिस्टेक की पीजीटी के दौरान, जैसे ही स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ, लेकिन उनके साथ ही बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। क्या क्या रीजन रहे, क्या क्या मिस्टेक्स रही, ठीक है। तो भाई, स्क्रीनिंग का मुझे प्रॉपर आइडिया हुआ, बच्चों ने मुझे बताया, प्रॉपर फीडबैक दिया कि हमारी कहाँ मिस्टेक हो गई। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है, बट मैं आपको सारी बातें बता ही दूंगा। उसके बाद जैसे ही सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम के बाद भी आप सभी को पता है ना, अगर 1008 बच्चों का पेपर हुआ है तो उनमें से 500 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो उन्होंने पता लग जाता है स्टूडेंट को। तो सब्जेक्टिव में क्या क्या मिस्टेक हुई, पूरा डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन, वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर स्टूडेंट। स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कभी कभी आती है, नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छा है, और हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ड्रीम जॉब है, ये बेस्ट जॉब है, मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे। तो भाई, बिल्कुल भी कोई भी गलती आप ना करें, इन गलतियों से आप सीख ले। तो पीजीटी एस्पिरेंट्स ने जो आपके जो मिस्टेक की उनकी प्रिपरेशन के दौरान, बहुत सारे बच्चे पीजीटी वाले ये एग्जाम भी दे रहे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी वो आपका एलिजिबल है, वो आपका पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप सभी को के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, एक एक पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई कि अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप का नाम है पढ़ रहे केमिस्ट्री, और पढ़ रहे केमिस्ट्री पे कोर्स अवेलेबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप इस कोर्स को 3 महीने की वैलिडिटी, 6 महीने की वैलिडिटी और 1 साल की वैलिडिटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलता है, एंड मेंटरशिप गाइडेंस आपको मिलती है। यहाँ पे जो मैं ये बता रहा हूँ ना कि क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, यहाँ पे प्रॉपर मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बना के एक्सप्लेन की हुई एक एक चीजें। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी आप देख लेना वीडियो में जाके। जब पीजीटी स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया था, उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि भाई देखो, 5,000 रुपए का कोर्स था, मान लो 6 महीने का, 8,000 रुपए का कोर्स था 1 साल का। उस टाइम पे मैंने ये बात बोली थी स्टूडेंट को। अब बताइए कि इन 8,000 रुपए की क्या कीमत है। देखिए, बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट, मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, बताऊंगा कि ये चीजें अगर बाई चांस, ठीक है,
मान लेते हैं कि आपको कंटेंट आता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, स्ट्रेटजी होती है जो आपके काम की होती है। तो भाई बड़ी नॉमिनल सी फीस है जिसमें आपको प्रॉपर कंटेंट भी मिलेगा एंड गाइडेंस भी मिलेगी। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जी, हमने तो नेट क्वालिफाई किया हुआ है, जेआरएफ किया हुआ है, लेकिन बहुत साल पहले किया था। अभी के सालों में क्या हो रहा है, एचपीएससी का क्या पैटर्न है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप भाई इस कोर्स को जैसे नॉलेज के लिए ही लेंगे, काफी चीजें आपके बूस्टअप होंगी पक्का ही, लेकिन गाइडेंस के लिए भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। बड़ी ही अफोर्डेबल फीस है। एंड अगर आपकी मान लीजिए आपकी 100 में से 60 नंबर की तैयारी है, इस कोर्स को लेने से 20-30 नंबर आपके और अप हो गए, आपका स्क्रीनिंग क्वालिफाई होगा, सब्जेक्टिव में हेल्प हो गई, तो इन पैसों की कोई भी कीमत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 1 लाख रुपए महीने के आसपास आप मान के चल सकते हैं, महीने के। ठीक है, तो देख लीजिए भाई, आपको देखना है। और एक बात और बता देता हूँ इस कोर्स के बारे में, खास बात यह है कि भाई काफी बच्चे ऐसे जिन्होंने 3 महीने का ये कोर्स लिया था, अब वो इसको रिन्यू करवा रहे हैं कि जी 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दीजिए। तो रिन्यूअल रेट काफी अच्छा है। इससे ये पता लगता है कि कोर्स का कंटेंट काफी बेहतरीन है। बाकी फ्री डेमो लेक्चर अवेलेबल, आप जाके देखिए। अभी हम बात करते हैं एक एक पॉइंट पे। तो भाई पीजीटी वालों की क्या मिस्टेक थी जो आपको नहीं करनी है। और एक चीज और बता देता हूं भाई, ये फ्री कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो यहां पे देख सकते हैं CSIR नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री, 34 वीडियोज इसमें भी डल चुकी हैं। तो दिस प्लेलिस्ट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक एक वीडियोज देख लेना भाई, इसका एक एक वीडियोज। और फिर जब एग्जाम होगा बाद में बात करेंगे कि कितनी हेल्प करी है इस प्लेलिस्ट ने आपकी। ठीक है, तो चलिए देखिए भाई, सबसे पहला जो पॉइंट है, मेरे लिए भी बड़े मायने रखता था ये पॉइंट। ठीक है, मैं भी एक पीजीटी का एग्जाम मैंने दिया, स्क्रीनिंग क्वालिफाई हो गया था, सब्जेक्टिव एग्जाम में मैं भी बैठा था। सबसे पहली बात है, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि एग्जाम डेट कब आएगी। तो भाई ये आप ना अपनी प्रिपरेशन के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। अगर आप देखो पहले क्या कह रहे थे, अभी मैं आपको बता देता हूँ पूरा सिनेरियो। थोड़ी सी डिटेल में हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है वीडियो, बट वेरी हेल्पफुल, है ना। देखिए भाई, हुआ पीजीटी का बता देता हूँ पहले। तो मैं क्या था ना, पीजीटी का जो एग्जाम डेट है वो स्केड्यूल पहले ही आ गया था, और ये बताया गया था कि जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा ना वो 13 अक्टूबर को होगा, 13 अक्टूबर को होगा। ठीक है, अब क्या था ना, 5 तारीख को हरियाणा में इलेक्शन थे, 5 अक्टूबर को हरियाणा में इलेक्शन थे, और 8 को रिजल्ट आना था, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आना था। और ऑलमोस्ट सभी ये मान के चल रहे थे कि हो सकता है कि इस बार गवर्नमेंट चेंज हो जाए, और गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाती है फिर काहे का 13 अक्टूबर का एग्जाम, है ना। मतलब कहने का मतलब है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके अभी चल रहा है ना कि कब होगा पेपर, ऐसा ही डेट आ गई थी बट कंफर्म नहीं था कि पेपर होगा। तो बहुत सारे बच्चे पीजीटी वाले, ये मिस्टेक बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप मत करना ये मिस्टेक। वो ये सोच रहे थे कि 5 तारीख को वो भी आ गए थे एग्जिट पोल और बोल रहे थे गवर्नमेंट चेंज होगी। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे काय को 13 अक्टूबर का पेपर नहीं होगा, छोड़ो प्रिपरेशन। इवन मैं भी मतलब ज्यादा सीरियस नहीं था प्रिपरेशन को लेके 8 तारीख तक, जब तक रिजल्ट नहीं आए थे, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद कम चांसेस है एग्जाम होने के। लेकिन स्टूडेंट 13 अक्टूबर को ही एग्जाम हो गया, स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ, गवर्नमेंट वही रही और स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ। तो जो भी बच्चे ना यहाँ इस आस में बैठे थे कि पेपर नहीं होगा, पेपर हो गया, कहने का मतलब है एग्जाम डेट से कोई लेना देना नहीं है प्रिपरेशन करने वाले को। मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूं, और हमेशा मैं ये बोलता हूं, अगर आपको पीजीटी लगना है, असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने भी साल लग सकते हैं, लेकिन आप लगातार पढ़ते रहें, पढ़ाई के टच में रहें, केमिस्ट्री के टच में रहें, तो बात बनेगी, पक्का बनेगी। तो भाई मैं ये क्या कह रहा हूं, एग्जाम डेट्स का कोई लेना देना नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या कह रहे थे, कह रहे थे कि दिसंबर में पक्का पेपर हो जाएगा, नहीं हुआ दिसंबर में पेपर। अब कह रहे हैं कि फैब मार्च में हो जाएगा, मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। आज अभी तक भी अगर आप सीरियस नहीं है अपनी प्रिपरेशन को लेके, है ना, फिर बाद में जब स्क्रीनिंग का रिजल्ट आएगा ना, फिर बोलोगे सब टाइम कम मिला। भाई टाइम है बहुत ज्यादा,
है ना। अब जो दिसंबर को पेपर मान के प्रिपरेशन कर रहे थे, अब वो कितना आगे है, मतलब वो सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। उनको ऐसा लग रहा था दिसंबर में पेपर है, वो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, टेस्ट लगा चुके होंगे, सब कुछ तैयार है वो तो बिल्कुल। अब उनको जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना, उनके लिए तो एडवांटेज है। और काफी बच्चे हैं अब जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। तो भाई देखो, पेपर कभी हो, फैब में हो, मार्च में हो, लेकिन ये मैं आपको श्योर बता देता हूं कि ये वैकेंसी कंप्लीट होगी, ये भर्ती कंप्लीट होगी, ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। हो सकता है मार्च, अप्रैल, जून, कभी भी जाए मुझे नहीं पता, लेकिन ये वैकेंसी कंप्लीट होनी है। एंड स्टूडेंट, एक बात और बता देता हूं मैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो कंपटीशन है वो पीजीटी के मुकाबले 2 से 3 टाइम्स ज्यादा है। रीजन क्या है? पीजीटी में एचटेट की एलिजिबिलिटी होती है, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट को एचटेट का आइडिया नहीं होता है। बट यहाँ पे कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नेट एलिजिबिलिटी, एमएससी नेट। एंड अभी जिन स्टूडेंट्स के जीआरएफ में रैंक आई है, गेट में रैंक आई है, वो किसी भी स्टेट का हो सकता है, वो भी फाइट कर रहा है। तो स्टूडेंट, जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। तो अगर अभी ये आप सोच रहे कि एग्जाम डेट आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप आउट हैं। आपका मैंने रिजल्ट आज ही बता दिया, कुछ नहीं होना। अभी भी टाइम है, अभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भी वेट मत कीजिए एग्जाम डेट का, ठीक है। कब एग्जाम होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे पूरा सिलेबस पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। हाँ देखिए भाई, 1 महीना 2 महीना आपको मिल जाएगा, पता लग जाएगा 1-2 महीने पहले कि कब आपका क्या एग्जाम डेट है, स्क्रीनिंग कब होगा, सब्जेक्टिव कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, वो सब आपको पता लग जाएगा। एक प्रॉपर स्केड्यूल आएगा एचपीएससी के द्वारा। तो भाई एग्जाम डेट को लेके अपनी प्रिपरेशन ना रोकें, प्रिपरेशन करते रहें। वैकेंसी, अब देखो क्या होता है ना, एक बात और मैं आपको बताता हूँ। पीजीटी में क्या हुआ, जो सब्जेक्टिव का पेपर हुआ था ना, वो अच्छे लेवल का आ गया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। अब जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे थे, उनको तो बड़ी हेल्प हो गई भाई, उनका तो जबरदस्त हो गया। तो यही बात है, पढ़ा हुआ कहीं नहीं जाएगा। हरियाणा में अभी एचपीएससी की है, फ्यूचर में अभी एमपी में बोल रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। तो वही कह रहा हूँ स्टूडेंट, अगर लगातार आप स्टडी करेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो आपका पक्का सिलेक्शन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर में कहीं ना कहीं। तो भाई पहली गलती ये नहीं करनी है कि आप एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं, या फिर अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन को लेके उतना ज्यादा सीरियस नहीं है। प्रॉपर सीरियसनेस दिखाइए एंड जबरदस्त वाली प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, ये काफी बड़ा इशू यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए, स्क्रीनिंग एंड सब्जेक्टिव मोड, आप सभी को पता है कि पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, है ना, और आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। अब बहुत सारे बच्चे पता क्या कहते हैं, सर सब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन करवाओगे क्या आप? जैसे जब मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट, तो ये कहते हैं कि सब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन करवाओगे क्या? अच्छा ठीक है। फिर कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, जी सब्जेक्टिव का कंटेंट कहाँ है? भाई देखिए, एक बात आप दोनों को भी बता देता हूं मैं सभी को, कि स्क्रीनिंग हो या सब्जेक्टिव हो, इसमें आपसे एक ही चीज पूछी जाएगी, वो है केमिस्ट्री। और वो कौन से लेवल की केमिस्ट्री है? वो अप टू नेट लेवल की केमिस्ट्री। क्योंकि अगर आपने सिलेबस देखा होगा, वो आपका CSIR नेट का ऑफिशियल सिलेबस ही डाला गया है एचपीएससी के द्वारा ना, अप टू CSIR नेट सिलेबस। भाई आपको ये केमिस्ट्री पढ़नी है। अब पढ़नी कैसे है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि जैसे हम नेट की प्रिपरेशन करते हैं, क्या वही पढ़ना है क्या? यस, बिल्कुल वही पढ़ना है। देखिए भाई, पहले मैं आपको ये बता दूं, फर्स्ट आपका जो टारगेट होना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भाई हम तो भाई सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन, वैसे तो साथ में ही होती दोनों की प्रिपरेशन, मैं आपको ये बता रहा हूं कि दोनों की प्रिपरेशन साथ में होती है, क्योंकि दोनों में एक ही चीज पूछी जानी है, वो है केमिस्ट्री। अगर आपकी केमिस्ट्री क्लियर है, चाहे उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछा जाए, चाहे उसको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछा जाए, आप उसको बेहतरीन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर हैं, तो किसी भी वे में, है ना, आपसे ओरली पूछ लें, बताओ भाई ये क्या होता है, आप बता दोगे, कहने का मतलब इंटरव्यू। सभी की प्रिपरेशन इस केमिस्ट्री पे डिपेंड करती है। केमिस्ट्री के टॉपिक आपके किस लेवल तक क्लियर है, कितनी क्लियरिटी है, वो आपका काम आएगा। फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि फर्स्ट टारगेट जो आपका होना चाहिए, दैट इज स्क्रीनिंग। अभी से आप लिखने की प्रैक्टिस ना करें, है ना, अभी से आप सब्जेक्टिव अप्रोच पे मत जाएं, है ना, सब्जेक्टिव अप्रोच पे भी मत जाएं। फर्स्ट टारगेट इज योर स्क्रीनिंग एग्जाम। स्क्रीनिंग में ही बहुत जबरदस्त वाला कंपटीशन देखने को मिलेगा। पता लगे कि बच्चे ने सब्जेक्टिव पे पूरा फोकस किया हुआ था
और स्क्रीनिंग ही क्लियर नहीं हुआ, तो स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट योर फोकस इज स्क्रीनिंग एग्जाम। आप एमसीक्यू के, देखो केमिस्ट्री तो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर करते चलें, यही कंसेप्ट आपका सब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। बस जब 1 महीना 2 महीना मिलेगा तो लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे और थोड़ा सा और डिटेल में चीजों को देख लेंगे। कोई अलग प्रिपरेशन नहीं होती है, दोनों की एक जैसी ही प्रिपरेशन होती है। बट फर्स्ट योर टारगेट स्क्रीनिंग, पहले इसको पार कीजिए, आप स्क्रीनिंग में अच्छा कीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव। अगर आपने स्क्रीनिंग में अच्छा किया तो काफी हद तक आप सब्जेक्टिव में भी अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो भाई मेन काम है अपनी केमिस्ट्री को तैयार कर लीजिए, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो भाई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव स्क्रीनिंग, इनको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपनी केमिस्ट्री तैयार कीजिए, नेट लेवल तक की केमिस्ट्री तैयार कीजिए, तीनों पोर्शन तैयार कीजिए। ये भी बता रहा हूं मैं, तीनों पोर्शन का मतलब फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों आपकी तैयार होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, पहला टारगेट स्क्रीनिंग, ऑब्जेक्टिव, यस, स्पेसिफिक सिलेबस, यस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। भाई इस पॉइंट की अहमियत समझ सकते हैं पीजीटी सब्जेक्टिव वाले, एसकेटी वाले स्टूडेंट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इस पॉइंट की अहमियत समझ सकते हैं कौन, पीजीटी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट वाले बच्चे। देखिए हुआ क्या, अगर मैं आपको बताऊं पीजीटी में क्या हुआ, क्योंकि पीजीटी से ही सब कुछ सीखना है हमें। अब पीजीटी का क्या हुआ, अगर आप देखेंगे पीजीटी का जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ, यानी कि प्री एग्जाम हुआ, वो 11th 12th सिलेबस से 90% क्वेश्चन आपका पूछे गए। और जो पीजीटी का ऑफिशियल सिलेबस गिवन है ना, ऑफिशियल सिलेबस, वो भी आपका 11th 12th लेवल का ही गिवन है। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर, वो भी 11th 12th पे था। तो बच्चे जो प्री के लिए पढ़ रहे थे, प्री के लिए जो किया, मतलब वो 11th 12th का ही पढ़ रहे थे, उसमें 10% क्वेश्चन जरूर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इनके आए, आउट ऑफ सिलेबस थे, बट उनमें से काफी क्वेश्चन को हटा भी दिया गया था। तो यहां से प्री में 11th 12th का ही पूछा गया। तो बच्चे अब ये मान के चल रहे थे, स्टूडेंट ये मान के चल रहे थे, टीचर भी ये मान के चल रहे थे कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, वो भी 11th 12th बेस का ही होगा। इसके पीछे रीजन क्या था, देखिए एक श्योरिटी तो यहां से मिल गई कि प्री एग्जाम में भी आपका सिलेबस का फॉलोअप हुआ है ना। और दूसरा एडवांटेज, दूसरा जो पता लग रहा था वो ये कि भाई पिछली बार जो एसकेटी हुआ था ना, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ था, वो 11th 12th बेस पे ही हुआ था। तो भाई सभी टीचर, सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट, सब क्या कर रहे थे, सब 11th 12th का पढ़ रहे थे। और 11th 12th में भी रटने वाली चीजें ज्यादा पढ़ रहे थे। भाई मेरी बात करोगे तो मैं 11th 12th की रटने वाली पॉलीमर के मोनोमर से याद कर रहा था, है ना। एंड भाई और भी ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के टॉपिक है, ये ऐसी ऐसी चीजें, है ना। बट हुआ क्या, टोटली डिफरेंट आपको सिनेरियो देखने को मिला। अब ये देखा गया कि जो पीजीटी का एसकेटी हुआ है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ है, उसमें आपका बीएससी एमएससी लेवल की चीजें पूछ ली, बीएससी एमएससी लेवल की चीजें पूछ ली। दूसरी बात, वहां पे कंसेप्चुअल चीजें पूछ ली, कंसेप्ट वहां पे आपसे पूछे गए, कंसेप्ट की जानकारी आपसे पूछी गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो, इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि स्पेसिफिक सिलेबस ना पढ़े। स्पेसिफिक सिलेबस का मतलब क्या है, देखिए लग रहा था कि पीजीटी में सारा खेल 11th 12th के राउंड ही होना है, बट हुआ क्या स्टूडेंट, ठीक है प्री क्लियर हुआ 11th 12th बेसिस पे, बहुत अच्छी बात है, बट सब्जेक्टिव में तो ये कहानी पूछ ली और अब इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अब देखो, हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या कर ले, है ना। मैं आपको अभी भी ये सलाह दे रहा हूं कि आपको 11 टू एमएससी लेवल का पढ़ना है, 11 टू एमएससी लेवल का आपको पढ़ना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप सोचें भाई सिलेबस तो पूरा नेट लेवल का दे रखा है जी, तो हम 11th 12th बेसिक चीजें क्यों पढ़ें। भाई पिछली बार वाला पेपर उठा के देख लेना, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, हालांकि उससे लिंक होगा नहीं, है ना, उससे लिंक मत करना, उसको रेफरेंस मान के तैयारी मत करना, ये भी बता रहा हूं। उस पेपर को रेफरेंस मान के तैयारी नहीं करनी है, लेकिन आपको भाई 11th 12th भी पढ़ना है एंड एमएससी। ये जरूर मैं आपको बता रहा हूं कि 60 to 80%, 90% चांसेस यही कि नेट लेवल की चीजें आपसे पूछी जाएंगी, बढ़िया लेवल का पेपर मिलेगा, है ना। फिर भी भाई मैं आपको मतलब कुछ परसेंटेज ये कह रहा हूँ, 11th 12th का बेसिक भी आपको पढ़ना, मतलब स्पेसिफिक चीजें नहीं पढ़नी। अच्छा जी, दूसरी बात यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ भाई, देखिए देखिए जब हम नेट की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो वहां पे हमारे पास चॉइस होती है कि 2 केमिस्ट्री को काफी अच्छे से तैयार कर लेते हैं और एक को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। बट स्टूडेंट यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे स्क्रीनिंग में, तो तीनों केमिस्ट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे तीनों केमिस्ट्री पढ़ना मस्ट है। अगर आप कोई भी दो केमिस्ट्री पढ़ के गए तो साफ साफ मान के चल लेना कि देखो, मान लेते हैं कि 33 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 33 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 34 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अगर आपने एक पूरी केमिस्ट्री को स्किप कर दिया है, इसका मतलब आप रेस से बाहर हो गए। और बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर रहे हैं कि भाई मेरी इनऑर्गेनिक तो तैयार है ना, ऑर्गेनिक को पढ़ लेता हूँ बस थोड़ा सा, फिजिकल का क्या है। नेट के पेपर में आपको चॉइस मिलती है पार्ट सी में कि 60 में से कोई भी 25 क्वेश्चन कर दे तो वहां काम चल जाता है। बट यहाँ पे आपको तीनों केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तीनों केमिस्ट्री के एक एक टॉपिक को डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर कंपटीशन जबरदस्त वाला है, तो यहाँ पे भाई तीनों केमिस्ट्री पे आपका फोकस होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ इन तीनों केमिस्ट्री का के साथ साथ 11th-12th लेवल की चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात, तो स्पेसिफिक सिलेबस नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक। किसी को नहीं पता कहां से क्या क्वेश्चन आ जाए, है ना। जैसे यहाँ पे मान के चल रहे थे ना, पीजीटी के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 11th-12th का आएगा, आ गया क्या, बीएससी एमएससी। तो भाई मैं कह रहा हूँ देखो, वैकेंसी आती है 4-4 5-5 साल बाद, कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ पढ़ लो भाई, है ना, सब कुछ पढ़ लीजिए। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। पहली प्रायोरिटी ये कि आपको नेट लेवल का सिलेबस पढ़ना। अब मैंने देखा भाई कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो आपका जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कारूथर्स पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, 10 स्टैंडर्ड बुक्स। नो, टोटली रॉन्ग। आपको पहले नेट लेवल की चीजें क्लियर होनी चाहिए, नेट का सिलेबस अच्छे से क्लियर होना चाहिए, प्लस में नेट के पीवाईक्यूज आपके कंप्लीट होने चाहिए, गेट के पीवाईक्यू आपके कंप्लीट होने चाहिए, है ना। एंड आपका जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनके पीवाईक्यूज क्लियर होने चाहिए। ये चीजें अगर हैं, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी। स्टैंडर्ड बुक पे मत चले जाना। और भाई मैंने तो जो कोर्स डिजाइन किया ना, ये कोर्स की खासियत क्या है ना, कम टाइम पे ज्यादा चीजें सिखा देगा आपका, है ना। यहाँ पे भाई रिकॉर्डेड कोर्स है प्रॉपर, 1.5 घंटे में 3 घंटे वाला कंटेंट मिलता है, साथ में स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस मिलते हैं। साथ में इस कोर्स की एक और खास बात है, यहाँ पे आपको पीवाईक्यू जो मिलते हैं ना, वो नेट के पीवाईक्यू भी करवाए हैं मैंने, एंड आपका गेट के पीवाईक्यू भी करवाए हैं, टीआईएफआर के पीवाईक्यू भी करवाए हैं, जैम के पीवाईक्यू भी करवाए हैं, एंड सीयूईटी पीजी के पीवाईक्यू भी करवाए हैं। लो जी, इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं। स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन मिल गए। पहली बात देखो क्या, टॉपिक पढ़ा दिया, टॉपिक के बाद सभी लगभग एग्जाम के पीवाईक्यू मिल गए, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन मिल गए। मैं तो कह रहा हूं भाई, जो भी बच्चे है ना, मतलब इस कोर्स को ही अच्छे से कर लेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, उनका बहुत अच्छे से सारी चीजों में काम चल जाएगा। उसके बाद भाई देखिए, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट के ऊपर मेरा बड़ा फोकस रहेगा। देखिए, अब काफी बच्चे ऐसे हैं, पिछली बार भी थे, इवन मतलब मेरे को काफी अच्छे से जानते हैं, एज अ फ्रेंड आप बोल सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा जी, हमने पेपर दिया और हम एक गलती कर गए। ये देख लेना भाई, आप नोट कर लेना इस पॉइंट को, क्या गलती कर गए। ये मैं पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं, पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो भाई क्या हुआ, काफी जिनको काफी अच्छी नॉलेज थी, सारे काम थे ठीक थे, अब वो कह गए कि जो हम एचटेट के पीवाईक्यू नहीं पढ़ के गए, एचटेट के पीवाईक्यू नहीं पढ़ के गए। और स्टूडेंट स्क्रीनिंग एग्जाम में 60 क्वेश्चन, हाँ 100 में से 60 क्वेश्चन एचटेट के प्रीवियस ईयर, एचटेट के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन थे। अब जिस बच्चे को वो याद थे, भाई मैंने तो देखो कोर्स में प्रॉपर कहा था कि एचटेट के प्रीवियस ईयर पढ़ के चले जाना, है ना, पढ़ के चले जाना भाई, ठीक है। अब जिसको 60 के 60 क्वेश्चन के आंसर याद थे, उनका स्क्रीनिंग, उनका जो काउंटिंग है मार्क्स की, वो 60 से शुरुआत हुई है ना। तो भाई पीवाईक्यू एनालिसिस, मैं इस बात में ये कहना चाह रहा हूँ भाई, ठीक है, आपका आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी बात है, आपको सब कुछ आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा भी आप किसी ऐसे स्टूडेंट के, टीचर के टच में रहें जो एचपीएससी को फॉलो अप कर रहा है। जैसे भाई अभी फॉर एग्जांपल मैंने पीजीटी वाले दोनों एग्जाम को देखा, तो मुझे आइडिया कि क्या चल रहा है एचपीएससी का। फिर मैंने भाई क्या है, पीजीटी के पिछले प्रीवियस ईयर भी सोल्व करवाए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का सोल्व भी करवाया है, एक आपका एचपीएससी में पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पेपर हुआ था, लेक्चरर का केमिस्ट्री के लिए, वो मैंने देखा हुआ है। तो भाई कहने का मतलब ये, पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर देखो और उसको उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो ना। इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं, आपको एक प्रॉपर गाइड के अंडर रहना चाहिए,
एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती रहनी चाहिए। या तो खुद आप एनालिसिस करो, जुड़े रहो चीजों के साथ, या फिर देखो भाई एचपीएससी में आजकल क्या चल रहा है भाई, पीजीटी का स्क्रीनिंग क्या था, है ना, उसके बाद भाई आपका सब्जेक्टिव कैसा पूछा था, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, है ना, क्या हम हमारी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ये जो चीजें है ना भाई, इसके लिए मैं मतलब कोर्स तो रिकमेंड करूंगा ही करूंगा कि, लेकिन जो भी बच्चे हैं वो कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो किसी ऐसे टीचर या स्टूडेंट के टच में रहे जो अभी रिसेंटली एचपीएससी में क्या चल रहा है उसको फॉलो अप करता हो, ताकि उस हिसाब से आपको चीजें बता सके। क्योंकि देखो ये चीजें ना, एचटेट के पीवाईक्यू आना, जिस स्टूडेंट को पता था उसका हो गया, चाहे उसको थोड़ी सी नॉलेज कम हो, लेकिन जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी थी वो ये देख के नहीं गया, क्योंकि काफी चीजें ऐसी थी मेमोरी बेस्ड चीजें, तो वो नहीं याद रही, उनका नहीं हुआ। तो भाई यहाँ पे पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ साथ आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। आप प्रॉपर टच में बने रहिए कि एचपीएससी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पीजीटी का स्क्रीनिंग कैसा आया था, सब्जेक्टिव कैसा आया था, ये सारी चीजों के साथ आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। उसके बाद भाई यही बात मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि एचपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न क्या है एंड क्या अपडेट्स वहां पे चल रहे हैं। इसको कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर अवेलेबल है ना एपी का, एचपीएससी एपी का जो पीवाईक्यू अवेलेबल है वो शायद 2021 में हुआ था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता भाई, कंफर्म नहीं पता, मतलब वो काफी पुराना पेपर है। इसको आप रेफरेंस ना माने, इसको आपने रेफरेंस नहीं मानना है, क्योंकि ये काफी बेसिक पेपर है। इसके अलावा असिस्ट यहाँ पे वैकेंसी आई थी इसके बाद की, शायद वो 22 या 23 की बात है ना, वहां पे एक पेपर हुआ था पॉलिटेक्निक लेक्चरार के लिए, पॉलिटेक्निक लेक्चरार के लिए। यस, इसको आप रेफरेंस मान सकते हैं, क्योंकि इसका भी जो सिलेबस है वो सेम टू सेम नेट वाला सिलेबस दिया गया था, है ना। तो भाई ये चीजें है ना, मतलब लेटेस्ट पैटर्न के बारे में क्या चल रहा है ना। अच्छा भाई आजकल मतलब इसमें एक और चीज चलती है, वो हालांकि बताएंगे वो एग्जाम के टाइम पे। अगर मान लीजिए भाई 100 क्वेश्चन आते हैं और आप 11 क्वेश्चंस को आपने क्या किया, उनका गोला नहीं भरा। पांच गोले आते हैं भाई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अगर आपने भाई मान लीजिए कि 11 क्वेश्चन आपको आते नहीं है, तो उसके लिए आपको ना वैकेंट नहीं छोड़ के आना, ई ऑप्शन को फिल करना अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपने 10 से ज्यादा क्वेश्चन को कोई भी गोला नहीं भरा, तो चाहे आपके कितने, मान के चलो कि 89 के 89 ठीक है, आपका पूरा स्कोर कैंसिल कर दिया जाता है, आप रिजेक्ट हो जाते हैं। इस बार का भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे बच्चों का रिजेक्शन हुआ। तो भाई ये प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। तो भाई मैंने देखो काफी डिटेल में चीजें आपको बताने की कोशिश की है, होप की हेल्पफुल रही होंगी चीजें। ये प्लेलिस्ट जरूर देख लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भाई जो भी बच्चे सीरियस अपनी प्रिपरेशन को लेके, वो फीस ना देखें, ना मात्र फीस है। मैं कह रहा हूं अगर एक बात भी आपके काम आ गई, एक 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 मतलब एक टॉपिक भी आपके काम आ गया, तो मजा आ जाएगा, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है, और देरी ना करें भाई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिपरेशन में देरी का मतलब है आप मतलब 5,000 बच्चों की लाइन लगी हुई है, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो आप लास्ट 5,000 वाले पे खड़े हुए हैं। अब जैसे जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिस स्पीड से करेंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे, और अभी अगर आप ढीला छोड़ते जाएंगे तो फिर आप बाद में आते जाएंगे। तो लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो भाई इस वीडियो में मैंने काफी कुछ डिटेल में बताने की कोशिश की है, होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि या तो आपका कमेंट में रिप्लाई दें या फिर आपका अलग से वीडियो बना के रिप्लाई दें। तो जो भी आपके वैल्यूएबल फीडबैक है, कुछ भी आपकी क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो में भी के लिए इतना ही।